पड़ा था। कॉस्मिक इन्फ्लेशन ब्रह्मांड के बेहद शुरुआती इतिहास में एक खास पल था जब इसके विस्तार की रफ्तार अचानक बढ़ गई। ये समय के सबसे छोटे पलों के लिए बहुत बड़ा हो। बैंग के सिर्फ 1 करोड़ प्लैंक टाइम के बाद स्पेस का एक बहुत छोटा सा हिस्सा तेजी से फैलने लगा। ये रफ्तार पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा तेज थी। ये इन्फ्लेशन इतना तीव्र था कि इसने अफरा तफरी को एक क्रम दिया और हमारे ब्रह्मांड के हिस्सों को स्पेस में समान रूप से फैला दिया और ब्रह्मांड में उनकी स्थिति को स्थायी बना दिया। जब ब्रह्मांड उन शुरुआती पलों में ठंडा हुआ तो इसका वॉल्यूम 10 टू द 90th के फैक्टर से बढ़ा, और वो भी 1 सेकंड के 10 लाखवें अरबवें हिस्से में। ये ऐसे ही है जैसे रेत के एक कण का आकार बढ़कर सूर्य से भी बड़ा हो जाए और बढ़ने की रफ्तार रोशनी की गति से भी तेज हो। तो क्या हमने आइंस्टाइन के नियमों को तोड़ा है? क्योंकि प्रकाश की रफ्तार से तेज तो कुछ भी नहीं। बिग बैंग के बारे में एक छोटी सी बात ये है कि स्पेस इतना फैल सकता है कि 2 चीजें प्रकाश की गति से भी ज्यादा तेजी से एक दूसरे से दूर जाती हुई मालूम होती हैं, लेकिन वो चल नहीं रही होती। असल में उनके बीच का स्पेस बढ़ रहा होता है। कूद का ये अनोखा आइडिया, इन्फ्लेशनरी यूनिवर्स, हमारी समझ की सीमाओं को उस पहले सेकंड के सबसे शुरुआती पलों तक ले जा सकता है। लेकिन हम इसे टेस्ट कैसे करें? हम रचना के जन्म पर नजर कैसे डालें? जवाब मौजूद है गहरे अंतरिक्ष में। जब हम रात में आसमान को देखते हैं तो हम अतीत को देख रहे होते हैं। सूर्य की रोशनी उसकी सतह से रवाना होने के 8 मिनट बाद हम तक पहुंचती है। एक सुपरनोवा के एक स्टेलर विस्फोट की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में 1,67,000 साल लगे। तब सबसे पहले पृथ्वी पर इंसान नजर आया था। और जब हम और ज्यादा दूर दराज चीजों पर नजर डालते हैं तो समय का ये पहिया और पीछे की तरफ घूम जाता है। जब आप दूरी पर मौजूद गैलेक्सीज को देखते हैं जो 10, 12, 13 अरब प्रकाश वर्ष दूर है, तो वो हमें उस रूप में नजर आती हैं जब वो बनी ही थी। ये तो यूं है जैसे हमारे पास एक टाइम मशीन हो और हम ब्रह्मांड को तब देख रहे हो जब इसकी उम्र बहुत छोटी थी। हबल अल्ट्रा डीप फील्ड शुरुआती गैलेक्सीज से भरा है। तारों का जन्म हुआ ही है, लेकिन हबल टेलीस्कोप बस इतनी ही दूर तक देख सकता है। हम भला और कितना पीछे तक जा सकते हैं? क्या ब्रह्मांड के जन्म के और नजदीक? टीवी स्टैटिक में इसका एक सुराग छिपा है। स्क्रीन पर नजर आ रही इस झिलमिलाहट का 1% हिस्सा बिग बैंग की लाइट से आ रहा है। सन 1964 में एस्ट्रोनॉमर्स ऑर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन अंतरिक्ष से आने वाले रेडियो सिग्नलों को सुन रहे थे, लेकिन हर दिशा में उन्हें पृष्ठभूमि में एक हमिंग सुनाई दे रही थी। इन दोनों को लगा कि रिसीवर पर से कबूतरों की बीटें हटा देने से ये हमिंग बंद हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके बजाय ये हमिंग और ज्यादा बढ़ गई और कहा यह जाता है कि जब इन दोनों ने प्रिस्टन में एक भाषण दिया तो एक फिजिसिस्ट ने अपना हाथ उठाकर कहा, या तो आप कबूतरों की बीट के प्रभावों को सुन रहे हैं या ब्रह्मांड की रचना की आवाज। दरअसल पेंजियस और विल्सन का सामना हुआ था बिग बैंग से पैदा आग के एक विशाल गोले की बाद की चमक से। ब्रह्मांड फैलने के दौरान ठंडा हुआ कुछ 1 लाख साल बाद, जब चारों तरफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही मौजूद थे। लेकिन कुछ समय बाद ब्रह्मांड इतना ठंडा हो गया कि पूरे ब्रह्मांड में जब एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अचानक एक साथ आए तो ब्रह्मांड पारदर्शी बन गया। किसी ऐसे विशाल कोहरे के बारे में सोचिए जो अचानक हट जाता है। कोहरा छटने से पहले आपको अपने सामने कुछ 1 मीटर तक ही नजर आता है, लेकिन अचानक फिर सब कुछ साफ हो जाता है। बिग बैंग के 3,80,000 साल के बाद ऐसा ही हुआ था। उस पल के बाद बिग बैंग के 3,80,000 साल के बाद ये प्रकाश
बिना रुके अंतरिक्ष में सफर करता रहा है। यानी इसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहते हैं। अब तक की सबसे बड़ी कुछ प्रमुख वैज्ञानिक खोजों को लिखना शुरू करें तो उनमें से एक होगी डीएनए की खोज। इसके अलावा एक और खोज हो सकती है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड का पता चलना। ये खोज वाकई इतनी ज्यादा बड़ी थी। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की वजह से बिग बैंग के बाद सबसे पहले 3,80,000 साल पहले ब्रह्मांड रोशन हुआ था, लेकिन इस पर उससे काफी पहले के दौर की निशानियां नजर आती हैं, जब इन्फ्लेशन कॉस्मॉस का रूप बदल रहा था। अगर इन्फ्लेशन के राज कहीं मौजूद हैं, तो वह यहीं छिपे हैं। वैज्ञानिकों को इस सिलसिले में करीब से नजर डालनी होगी। मई सन 2009 यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने प्लैंक सैटेलाइट को लॉन्च किया। ये सूर्य का चक्कर लगाता है और नजर आने वाले पूरे ब्रह्मांड के तापमान की स्कैनिंग करता है। ये इतना संवेदनशील है कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के 1 डिग्री के 10 लाखवें हिस्से तक के तापमान को नाप सकता है। इस नक्शे में नजर आने वाले नीले धब्बे ठंडी जगहें हैं। ये विकसित होते होते विशाल खाली जगहें बन जाएंगी। नक्शे में नजर आ रहे लाल धब्बे गर्म जगहें हैं और इनमें गैलेक्सीज के समूह बनेंगे। ये नक्शा इस बात का ब्लूप्रिंट है कि भविष्य में हमारा ब्रह्मांड किस तरह बनेगा और विकसित होगा। इस नक्शे पर नजर डालकर हम अतीत पर भी नजर डालते हैं और ब्रह्मांड की रचना की झलक भी पा सकते हैं। प्लैंक द्वारा नापे गए सूक्ष्म अंतर उन गैलेक्सीज को बनाते रहते हैं जिनसे हमारा ब्रह्मांड भरा है, और इन्फ्लेशन इनको सटीक ढंग से समझाता है। लेकिन वैज्ञानिकों को एक पुख्ता सबूत चाहिए, बिल्कुल साइंस फिक्शन जैसी कोई चीज, और ये हैं ग्रेविटेशनल वेव्स। एक टेस्ट ये है कि हम उन ग्रेविटी तरंगों को शायद देख सकें जो इन्फ्लेशन के आखिरी दौर में उत्पन्न हुई थी। ग्रेविटेशनल वेव्स स्पेस टाइम को खींचती और सिकोड़ती रहती है। यह अंतरिक्ष में किसी तालाब में फैलने वाली तरंगों की ही तरह सफर करती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन्फ्लेशन की उथल पुथल से ही ये तरंगें पूरे कॉस्मॉस में फैलती रहती हैं। अगर हम उन्हें देख पाए तो पूरा रहस्य ही सुलझ जाएगा। वैज्ञानिकों को ये पता चल जाएगा कि इन्फ्लेशन सचमुच था। मार्च सन 2014 एलन गुथ ने जब इन्फ्लेशन को ढूंढा था, उसके 30 साल बाद दक्षिणी ध्रुव पर लगे एक टेलीस्कोप ने दुनिया को हिला कर रख दिया। आज वैज्ञानिकों ने ये घोषणा की है कि हमारे ब्रह्मांड के सबसे शुरुआती पलों में बिग बैंग के बाद जो कुछ हो रहा था उसे उन्होंने खोज लिया है। ये मेरे करियर का सबसे रोमांचक वैज्ञानिक परिणाम है। इन्फ्लेशन एक बेहद उथल पुथल भरी प्रक्रिया थी। ब्रह्मांड के सभी अलग अलग हिस्से फैल रहे थे। बेशक उनकी रफ्तार अलग थी, लेकिन ये रफ्तार प्रकाश की गति से तेज थी, और फैलाव के इस दर में मौजूद अंतर से ग्रेविटेशनल तरंगें पैदा हुई, और इन ग्रेविटेशनल तरंगों ने आसमान में एक खास पहचान पैदा की जिसे अब हम देख चुके हैं। मुझे खुशी है कि ये सब मेरे जीवन काल में हुआ है। इन्फ्लेशन के लिए ये आंकड़े एकदम सही है। हमें ये पता चल रहा है कि इन्फ्लेशन के सबसे सरल मॉडल भी हमारे अवलोकनों से बेहद खूबसूरत ढंग से मेल खा रहे हैं, और ये मेरे ख्याल से इस बात के ठोस सबूत मुहैया कराती है कि इन्फ्लेशन वाकई हुआ था। मिशन बताता है कि गैलेक्सीज क्यों इतने समान रूप से पूरे कॉस्मॉस में फैली हुई है। 1 सेकंड के सबसे छोटे हिस्से में ये स्पेस के एक छोटे और समान अंश को नजर आने वाले पूरे ब्रह्मांड में परिवर्तित कर देता है, और इसके नतीजे हैरान करने वाले हैं। शायद इन्फ्लेशन की वजह से सिर्फ नजर आने वाला ब्रह्मांड ही विकसित नहीं हुआ था। वैज्ञानिकों का अब मानना है कि स्पेस के जो हिस्से इतनी दूर हैं कि जिनकी रोशनी हम तक कभी पहुंचेगी ही नहीं, वहां भी इन्फ्लेशन हुआ था और अब भी चल रहा है। इन्फ्लेशन की एक खास बात यह है कि ये एक बार शुरू हो जाए तो इसे रोकना मुश्किल होता है। इन्फ्लेशन हर जगह कभी नहीं रुकता, ये कहीं कहीं रुकता है, और ये जहाँ भी रुकता है वहाँ एक ब्रह्मांड की रचना कर देता है। इन्फ्लेशन तो जैसे हमेशा ही दूसरे ब्रह्मांडों की भी रचना करता ही रहता है। इन्फ्लेशन न सिर्फ हमारे बिग बैंग को पैदा करता है, बल्कि ये और भी कई सारे बिग बैंग बनाता है, जिससे ब्रह्मांडों का एक बड़ा सा समुदाय बनता है, एक मल्टीवर्स। हमारा ब्रह्मांड एक मल्टीवर्स में ब्रह्मांडों के एक असीम संग्रह में से एक हो सकता है, हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा बड़ा। और कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि न केवल अंतरिक्ष में अनेकों